मैम मेरी बहन को मेरे घर की तो हर बात जाननी होती है, पर अपनी फैमिली बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताती। मैं बस एक बहन ही है, मम्मी है, लेकिन वो भी उसी की साइड लेती है। देखो, पूछने वाले हमसे कुछ भी पूछेंगे, चाहे वो बहन हो या कुछ और हो, लेकिन हम कितना बताएं ये तो हमारी चॉइस है, पहली चीज। दूसरी कि वो अपने बारे में नहीं बताती। आपको सच में जानना है, अपने आप से पहले ये पूछ लो। अगर सच में दिलचस्पी है तो आप भी पूछो। फिर वो नहीं बताती तो आप ये कह सकते हो कि अब मैं भी तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन हो सकता है आपको खुद ही दिलचस्पी ना हो। थैंक यू दी फॉर रिप्लाइंग। आपकी वीडियोस देखकर मैं खुद को स्ट्रांग महसूस कर रही हूँ। आपका हर वर्ड ध्यान से सुनती हूँ। छोटी छोटी कई इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ आपसे ही सीखने को मिली हैं। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। और इसी तरीके की छोटी, लेकिन जिन्हें सुनने में छोटी कह सकते हैं, पर जो फील कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी, ऐसी जितनी भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, कोशिश करती हूँ उन सबके जवाब देने की। तो आज है एपिसोड 117, जिसके क्वेश्चंस को लेने बैठे हैं यहाँ पर। तो चलो एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन, बातें करें। नेक्स्ट मैम, मैं मेरे बेटे के साथ खूब खेलती हूँ। काम होने के बाद मैंने कुछ दिनों से ऑनलाइन मेहंदी कोर्स ज्वाइन किया है, साथ में ऑनलाइन सिलाई कोर्स ज्वाइन किया है और योगा क्लास ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। और हाँ, मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं कि बात कर बात कर, पर समझ नहीं आता कि उनसे क्या बात करूँ। उनकी फैमिली की बातें होती हैं तो लगता है कि वो क्यों ही सुनेंगे। मन तो करता है बहुत बार उनको मेरी प्रॉब्लम शेयर भी की, बट वो सोल्यूशन नहीं दे पाते जैसे मुझे सही लगे। और जो मैं सोचती हूँ कि ऐसा करूँ, वो मैं उनसे बोल नहीं पाती। वो तो सही बोलते हैं पॉजिटिवली, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती और मैं उनको बोल नहीं पाती। बस ओके बोल के रह जाती हूँ, फिर घुटती रहती हूँ। अगर उन चीजों में आपके हस्बैंड आपको नहीं, कहना चाहिए, सेटिस्फाई आंसर दे पा रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचो ना, आपकी लाइफ की सारी बातें उन्हीं की फैमिली से जुड़ी हुई हैं। सब कुछ, आपने अपनी पूरी लाइफ उनके घर वालों को, मतलब ऑब्वियसली वो सुन नहीं पाएंगे, तो निगेटिव बात, अपने ससुराल वालों को निगेटिव बातों में आप इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपके पास अपने हस्बैंड से डिस्कस करने के लिए कोई और मुद्दे ही नहीं है ना? तो देखो तो सही, अपनी लाइफ में कुछ और मुद्दे क्रिएट करो जो आपके ससुराल वालों से कनेक्टेड ना हो। और अगर उनमें कोई इशू आते हैं, फिर आप अपने हस्बैंड से बात करो, तो वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे और आपको भी एक भरोसा आएगा कि भाई इनके परिवार के मामलों में शायद ही मुझे इस तरीके का सपोर्ट नहीं दे पा रहे जैसा मुझे चाहिए, लेकिन वैसे बंदा है। तो ये तो गलत है अगर आपकी पूरी सारी बातें वहीं के वहीं सिमट के रह गई हैं आपके ससुराल वालों के नेगेटिव पॉइंट्स पर। मेरी फ्रेंड का क्वेश्चन है, उसके पापा का बाहर अफेयर चल रहा है, उनके रिलेटिव में। उसकी मम्मी को भी ये बात पता है, बहुत साल से चल रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे ताकि वो, उसकी मम्मी एटलीस्ट खुश रह सके। इतना सब होने के बाद भी उसकी मम्मी उसके पापा का A to Z सब करती हैं। अगर मेरी फ्रेंड कुछ बोले तो उसको ही डांटती हैं। देखो, अब ये उनके ना हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। उनके मम्मी का ये डिसीजन है कि भाई उनको अफेयर के बारे में पता होते के बाद भी वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाह रही। उन्होंने अपने लाइफ के साथ समझौता कर लिया। बीइंग अ डॉटर उसको बुरा लग रहा है, वो ऑब्वियस है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ कर नहीं सकती। डिसीजन मेकिंग इस टाइम पे उसकी माँ की ही होगी। वो अपनी माँ की जान को कलेश कर सकती है कि आप कैसी हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, ये सब चीजें बोल सकती है। और हो सकता है किसी दिन उन्हें लगे और वो बोले कि हाँ बेटा हम अलग हो जाते हैं। लेकिन इस बेइज्जती से, अपमान से छुटकारा तो तभी मिलेगा जब वो इस रिलेशनशिप से निकलेंगे। लेकिन उनकी मम्मी ले रही है उस तरीके से, तो वो एज अ बेटी कुछ नहीं कर सकती। जस्ट ये है कि अगर उनके ऊपर कोई चीज आए कि उसको माँ बोलो या उसको माँ जैसा सम्मान दो, शी इज फ्री कि वो ना दे। अपनी मम्मी को भी बोल सकती है कि भाई आपने समझौता कर लिया, मैं नहीं करूंगी। ये चीज है, लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं सकती बीइंग अ डॉटर। नेक्स्ट, दीदी आप हर बात बड़े आराम से समझाते हो। मुझे ये पूछना था कि अपने मन को स्ट्रांग कैसे बनाए। मैं छोटी सी बात पर रोने लग जाती हूँ, इसलिए मुझे हर कोई कुछ भी बोल देता है। रिप्लाई करना प्लीज दीदी, आप मेरे बड़ी सिस्टर जैसे हो। देखो, रोना हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ अपने घर में, परिवार में, लेकिन कई बार बात करते करते मेरी सडनली बीच बात में ही आंखें भर आती हैं, विद इन सेकेंड्स। तो वो चीज कहीं ना कहीं मैं इमोशनल फील कर रही हूँ, लेकिन उस रोने की वजह से मैं रुक नहीं रही हूँ। उस रोने की वजह से मैं उस समस्या से भाग नहीं रही हूँ। तो रोना इज नॉट अ बिग इशू। सबका अपना अपना बॉडी का सिस्टम है, किसी को जल्दी आंसू आ जाता है, किसी को नहीं आते, बड़े दुख पे भी। लेकिन इसके बदले में कोई आपको कुछ कह जाए, ठीक है, तो आपके अंदर जो भी जवाब उसको देने के लिए है, आंसू बहते रहें, रोते रहें, इट्स ओके, लेकिन जो उसको जवाब देना तब भी दो। रुक जाएगा। लोग आपको पंचिंग बैग समझ के करके नहीं जाएंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर कि भाई
इसके बस की तो कुछ बोलना नहीं है। रो रहे हो ठीक है, आंसू निकल रहे हैं, वो नहीं सुनते। कई बार होता है, मेरे साथ बहुत होता है कि मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रहा तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। गुस्से में भी इमोशनल हूँ जरूरी नहीं है, लेकिन गुस्से में मेरे को आंसू आने लगते हैं। अगर मैं गुस्से में किसी से बोल रही हूँ बहुत तेज, तो मेरी आंखों में से आंसू आने लगेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलना बंद कर दूंगी। जो मुझे उसे जवाब देना है वो मैं दूंगी। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी, आंसू बह रहे हैं बहने दो, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर कोई आपसे गलत बात बोलता है तो उसका जवाब मुंह तोड़ दो, आंसू के साथ ही दो, इट्स ओके। दी मेरे हस्बैंड के काम में उतार चढ़ाव आते हैं। उनकी इनकम कभी 1 लाख कभी 20,000 ही रह जाती है, बट मैं जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी 1 लाख है। बट हस्बैंड के काम की वजह से हमारा सारा बजट प्लानिंग बिगड़ जाती है। हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो जाते हैं, और ऐसा कई बार हो चुका है, जिससे बहुत टेंशन होती है। हम दोनों ने जो भी करना है खुद ही करना है, घर गाड़ी बच्चा, घर के खर्चे, रेंट, नैनी की सैलरी एंड बहुत कुछ। फैमिली से फाइनेंशियली हमें कुछ नहीं मिला, ना घर ना कुछ और। क्या करें, प्लीज रिप्लाई। सिंपल है, आप 2 लाख की सैलरी मान के चलो मत, आप 1,20,000 की अपना इनकम मान के चलो कि हमें इतने में मैनेज करना है। जिस महीने आपके हस्बैंड ज्यादा कमाएंगे ना, उस महीने आपके प्रॉफिट हो जाएगा। 1,20,000 इतनी छोटी रकम नहीं है जिसमें आपने जितने खर्चे गिनाए हैं वो हो ना सके, हो जाएंगे। तो ऊपर के 80,000 आए तो वो आपका प्रॉफिट सा लगेगा, उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर दो फॉर योर फ्यूचर, घर गाड़ी ये सब चीजें अगर आपको और भी लेनी है। और नहीं आए तो आपका डगमगाएगा नहीं, आपका बैलेंस चलता रहेगा। आप 2 लाख के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो। अगर मेरे हस्बैंड बात पर बोले कि तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए, तो कैसे करें? मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम कैसे हैंडल करें इस चीज को? अगर वो ऐसा कहते हैं तो ऐसे आदमी के साथ भाई मैं तो खुद ना बैठूं। अगर वो कहते हैं तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहिए, तो कभी वो अपने काम के लिए भी आएगा ना। ऐसा इंसान तो मैं यही कहूंगी कि नहीं, मेरे साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए, है ना भाई। यही आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान और ईगो, उसमें थोड़ा सा ही एक लाइन का फर्क है। तो ये आत्मसम्मान है, जब सामने वाले ने हमारी बेइज्जती कर दी तब हमें पीछे हटना है, ये आत्मसम्मान है। और ईगो वो होती है कि सामने वाला कुछ कह नहीं रहा, लेकिन हम अपने आप में ही उड़े फिर रहे हैं कि नहीं जी हम तो ये, हम तो वो ही ईगो होती है। तो अब तो आपके सामने से उन्होंने बोल के बिल्कुल लाइन टू लाइन कह दिया ना कि ये, तो अब आत्मसम्मान इसमें ये कि ठीक है, अब आइंदा भी वो कभी आए तो कि नहीं जी माफ करो। मेरे स्कूल में बेटी के नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाए, बेटी 9th में। हस्बैंड कहते हैं जरूरी नहीं है, आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं होती, एक नाम होना चाहिए। कागजों में अलग अलग होते हैं, जब प्रॉब्लम होती है एक नाम होना चाहिए जो उसे पूरे जीवन रखना है, तो वो कुछ नहीं होती। हस्बैंड खुद ही लड़ाई करके खुद ही मुंह फुला लेते हैं, तो उसे कैसे हैंडल करें? वो बहुत सारे होते हैं, मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि हाँ झगड़ा भी खुद ही करके और खुद ही गुस्सा हो जाते हैं। उसका तरीका यही है कि उसके बहुत स्टार्टिंग में ये पॉइंट बताया था, फिर बताती हूँ थोड़ा समराइज करके कि देखो हमने झगड़ा कर लिया, चाहे सामने से शुरुआत हुई या हमारी किसी बात पे गुस्सा आया, ठीक है, अब झगड़ा हो गया, अब हमें पता है कि ये नहीं आएंगे मनाने, अब ये गुस्सा मुंह फुला के बैठ गए, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्हें मुंह फुला के बैठने दो। कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे कि मुद्दा क्या था। ये लड़कों की नेचर होती है ज्यादातर की, ठीक है। वो भूल जाएंगे कि मुद्दा क्या था। अब क्या है, अब आपका फेज शुरू होता है। जब मुझे पता है कि भाई ठीक मुझे ही करना है, तो फिर मैं अपनी मर्जी से करूंगी, है ना। ये नहीं कि 3 दिन में मुझे लगा मेरे हस्बैंड का गुस्सा शांत हो गया, मैं तुरंत तीसरे दिन शाम को ही या चौथे दिन सुबह ही उनसे बात करने लग गई। नहीं, अब मुझे दिख गया कि वो ठीक हो गए हैं, वो नॉर्मल हो गए हैं, अब मैं नहीं बात करूंगी, क्योंकि सही तो मुझे ही करना है। 2-4 बार जब ऐसे हो जाएगा ना कि अब उन्हें भी, अब वो बोल तो सकते नहीं क्योंकि ईगो आड़े आ रही है, अपनी गलती मानेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, वो तो करेंगे नहीं। अब हमें से ही करना है ना, हम अपने हिसाब से करेंगे। अब तुम उनके फिर मजे लो इस तरीके से। जब कुछ दिन बाद ऐसा 2-3 बार होता है ना, उन्हें लगता है कि यार इससे तो लड़ाई कर लो, तो ये बाद में बात ही नहीं करती है, करेगी तो बहुत दिन में करेगी, वो अपने आप थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है चीजें। नेक्स्ट, हाय दी, मैं आपको कम लाइंस में अपनी बात कैसे समझाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि हर काम के मैं बहुत रूल बना लिए हैं जो अब मुझे परेशान कर रहे हैं। लाइक मॉर्निंग इवनिंग पूजा करनी है तो मॉर्निंग में हेयर वॉश, और इवनिंग में करनी, क्लॉथ वॉश किया है, बेड पर बैठो तो दोबारा हेयर वॉश करें, शॉवर लेकर ही पूजा करनी है। ऐसे बहुत से रूल्स मैंने बना लिए हैं, प्लीज हेल्प। तो आपने खुद ही तो बनाए हैं, तो खुद ही तोड़ लो। किसी और ने बनाए होते तो बात अलग थी, इसमें क्या है। रूल्स बनाए हमने, अपने लिए बनाए, फॉलो करा, हमें लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, हम छोड़ देंगे, सिंपल।
नेक्स्ट, नहीं दी, हाउसवाइफ की कोई जिंदगी नहीं होती, उनसे एक चीज का हिसाब लिया जाता है, उन्हें पहले पैसे देकर फिर भी सब मांगते हैं। अगर उसने कुछ अपने लिए खरीद लिया तो उसका भी हिसाब चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा खरीद लिया तो वो भी। उसे बात पर लड़ाई कर लेते हैं हस्बैंड। हाँ होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी, अगर हाउसवाइफ कैडी हो ना अपने अंदर पर्सनैलिटी वाइज, तो भाई राज होता उसका। हर तरीके की लेडी देखी है, हाउसवाइफ या वर्किंग वाली बात ही नहीं है। वर्किंग भी ऐसी देखी हैं जो कमा के भी ला रही हैं, घर में दे भी रही हैं सैलरी, और फिर भी सुन रही हैं बातें। और कई हाउसवाइफ भी ऐसी देखी हैं जो हाउसवाइफ ही हैं, अर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में अगर उन्होंने बोल दिया हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो ये डिपेंड होता है कि पर्सनैलिटी आपकी कितनी स्ट्रांग है। नेक्स्ट, थैंक्स दी, आप बहुत अच्छे समझाती हो, जैसे बड़ी बहन की तरह। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, छोटी है। आपसे बात शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। मेरे पति के रिलेटिव में मेरी जेठानी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं जाऊं उसको देखने, बट जब मुझे चोट आई थी तो उसने कॉल तक नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, प्लीज बताएं। ऐसी सिचुएशन में ना आप हमेशा यही करो कि भाई आपका मन कर रहा है कि देख आते हैं, बीइंग अ बिगर पर्सन आप देख आओ। इन चीजों में बराबरी कुछ नहीं होती, आपको लाइट फील होगा। अगर आपको लग रहा है कि जाना चाहिए, चले जाओ। सुनीता जी, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने पूछा था, जब टॉक्सिक लोगों को फेस करना पड़ता है तो बहुत टेंशन होती है। आपने मेरी एज पूछी थी, मेरी एज 32 है, मैं पीजीटी टीचर हूँ, शादी को 2 साल हुए हैं, बच्चे नहीं हैं अभी। पहले अपने वर्क प्लेस पर भी स्टाफ के साथ ऐसा होता था, लेकिन मैं बखूबी जीना सीख गई हूँ। अचानक टर्निंग पॉइंट आ गई जीवन में, लेकिन घर परिवार में नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ, प्लीज उत्तर दीजिएगा। घर परिवार का थोड़ा सा स्टाफ से तो देखो अलग ही होता है, क्योंकि स्टाफ का तो हमें पता है कि आज नहीं तो कल ये कब बदल जाएगा पता भी नहीं, किसी भी जॉब में, है ना। लेकिन घर परिवार का क्या है, थोड़ा ज्यादा मतलब अटैचमेंट भी होता है, और ये भी पता है हमें जीवन भर साथ रहना। अगर घर परिवार में आपके टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है ना, तो उनसे आप लिमिटेड वो रखेंगे, आप उनसे कनेक्शन काटेंगे नहीं, लेकिन उनसे आप इमोशनल बॉन्ड जितना कम से कम अपना कर दोगे, उतनी उनकी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर कम असर करेगी। जितना ऐसे बंदे से आप इमोशनली जुड़े हुए होंगे, उतना उसकी बातें ज्यादा लगेंगी। और दूसरी चीज, एक बार जब किसी का नेचर समझ में आ गया तो अपनी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से रखो कि इस सिचुएशन में वो ये बोलेगा या वो उसका रिएक्शन ये आएगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। सपोज करो हमारे बाहर जाने पे कोई मुंह बना रहा है, तो हमें पहले से पता है, अब हम बताएंगे कि हम वहां जा रहे हैं, अगला मुंह बनाएगा। फिर उसने मुंह बना लिया तो हमें तो पहले से पता था, तो हम आराम से चले जाएंगे। हम क्या सोच रहे हैं हर बार कि नहीं भाई मैं सारा काम करके जा रही हूँ, पूछ के जा रही हूँ, ये वो बहुत दिन में जा रही हूँ, आज कुछ नहीं कहेंगी, अगले को करना है वो करेगा भाई। फिर हमारा मूड खराब हो गया कि मैं तो इतनी मेहनत करी, तब जाके आज का प्लान बनाया, फिर सब बेकार हो गया। ये होता है। तो जब एक बार समझ में आ जाए ना उसका नेचर, तो समझ जाओ कि वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा, तो आपकी दिमाग खराब कम होएगा, तो सरवाइव कर लोगे आराम से। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। मैं स्कूल में बोला था कि मुझे 5th तक क्लास देना, और मैंने भी अपना 100% दिया। जो बच्चे कमजोर थे उन पर विशेष ध्यान दिया, पर पता नहीं स्कूल के पुराने टीचर ने सर को क्या बोला, मुझे आज नर्सरी क्लास दे दी। पता नहीं यार ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ ही, प्लीज रिप्लाई करना। इसका नेगेटिव मत वो सोचो, हो सकता है आपने जो बुद्धू बच्चे थे उनको भी चला दिया अच्छे से, जो कमजोर थे पढ़ाई में, तो उनका सोचना ये भी हो सकता है कि ऐसा टीचर अगर बिल्कुल बेस पे रहेगा नर्सरी क्लास में, तो वो ये है कि शुरू से ही एक अच्छा बैच बन के निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं अगर अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर मान लो, तो मैं अपने जैसी टीचर को हमेशा फर्स्ट क्लास ही दूंगी अपने स्कूल में, क्योंकि अगर उसने फर्स्ट क्लास ले ली तो वो ऐसा बच्चे निकाल के देगी फर्स्ट क्लास, जो सेकंड में जाएंगे, जो ऑलरेडी बिल्कुल बढ़िया होंगे, तो फिर आगे आगे बच्चा करता चला जाता है। समझ रहे हो, इसको निगेटिविटी में मत लो, मे बी इसका कुछ पॉजिटिव वो भी हो, पॉलिटिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर है भी तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा के देखना, मजा आएगा छोटी क्लास को पढ़ाने में भी। हेलो दी, मेरी 2 ननंद है जिनकी शादी मेरे हस्बैंड ने की थी। मेरे सास और ससुर नहीं है, मेरे हस्बैंड ने दोनों की शादी की है, और हम लोगों को ही सब कुछ करना पड़ता है। मेरे जेठ जेठानी अलग रहते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड चाहे जितना भी उन लोगों के लिए कर लें, वो मेरी जेठानी को ही फेवर देती हैं, क्योंकि उनकी पहले उनके पति कुछ करते नहीं थे और अब वो बीमार रहते हैं। मेरी यूट्यूब जेठानी जो भी बात है उन लोगों से कहती है, उसे ही सही मानती हैं, उनकी सही और हमें गलत समझती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ही अलग किया है, जबकि मेरी जीत खुद ही अलग हुई है। जेठानी, यार ऑटो करेक्ट इतना खतरनाक है, बताइए ऐसा मैं क्या करें। ऐसे में आप क्लियरली बात कर सकते हो उनसे
कि दीदी आपको ऐसा क्यों ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने उन्हें अलग कर दिया, वो खुद अलग हुई है। और मे भी ये है कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसी बातें बोलती हैं, मैनिपुलेशन लेवल उनका अच्छा हो और आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करती हो, तो ये हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, हमारे परिवारों की, कि मीठा और बनावटी बोलने वाला ना अक्सर रिश्तों में जीत जाता है, और जो स्पष्टवादी होता है वो साफ साफ बोलने के चक्कर में रिश्ते ही साफ हो जाते हैं उसके। तो मैं इसका ज्वलंत उदाहरण हूँ। चाटुकारिता, झूठ बात में भी हाँ में हाँ मिला लेना, ये सब चीजें जिन्हें आती है ना, या मैं बेचारी हूँ इस तरीके का विक्टिम कार्ड प्ले करना, वो जिन्हें आता है तो अक्सर वो लोग सिंपैथी ले जाते हैं लोगों की, और परिवार कहीं ना कहीं सोचता है नहीं ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर आप गलत हो। ऐसा क्या होता है कि एंड में जाके, भाई लाइफ 2-3 सालों की तो है नहीं, परिवार जब 20-25 साल बाद आगे जाता है ना, एग्जैक्ट पर्सनैलिटी जो जिसकी होती है वो दिखने लगती है, तब तक एंड में आके पता चलता है कि हाँ, लोगों को सब समझ में आता है। तो आपका ये, आपने शादी कर दी उन बच्चों की, दोनों लड़कियों की, अब उनका लेना देना कर रहे हो, आपका फर्ज है उस अच्छे से निभाते रहो, और ये मत देखो कि वो उनके फेवर में रह रही है, उनके फेवर में रह रही है, आपको उनका करना है, आपके अपने रीजन है, ठीक है। अब उनके पास भी पैसे होते जिठानी के तो बात अलग होती, पैसे उन पे ज्यादा है नहीं, तो आपकी और उनकी कोई बराबरी नहीं है, तो आपको जो काम करने हैं करते रहो, बाकी नंदे किसका फेवर ले रही है ये उनका अपना डिसीजन है, उस पर मत जाओ। प्लीज रिप्लाई करना मैम, मैं जॉब करती हूँ, इस टाइम लंबी लीव पर हूँ, टाइम पास नहीं होता था, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, ग्रो भी कर रहा है चैनल, पर एक डर है कभी कोई गलत कमेंट कर दिए किसी ने तो हस्बैंड नहीं चलने देंगे, समझ नहीं आता मेहनत करो चैनल पर या नहीं। पता तो है उनको कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आज लाइव आई तभी गलत कमेंट आए, किसी ने लाइक अस किस मी, आई एम बिग फैन, ये करा। देखो जब हम यूट्यूब पे आते हैं ना, या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो नेगेटिव कमेंट आते हैं, आप सिंपली उनको देखो और ब्लॉक कर दो, तो वो आगे से वो बंदा नहीं कर पाएगा कमेंट, दूसरी आईडी से करेगा फिर भी है, मतलब ये मान के चलो कि आएंगे इस तरीके के, तो सिंपली उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना कि मैं तो जवाब दूंगी या मैं तो ये, आंसर ना करना सबसे बड़ा आंसर है ऐसे लोगों के लिए, आप वो कर दो, आप इस चीज से बच नहीं सकते। बाकी ये है ना कि हस्बैंड देख लेंगे तो वो नहीं करने देंगे, थोड़े दिन बाद वो समझ जाएंगे जब अच्छे से चैनल ग्रो हो जाएगा कि ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ, भाई इतने लोग हजारों लाखों देख रहे हैं, तो आप किस किस को, सब अलग अलग पर्सनैलिटी के हैं, लेकिन इनका बेस्ट वो वही होता है कि आप उस बंदे को तभी के तभी जो बेकार के कमेंट कर रहा है ब्लॉक कर दो, तो जो एक कमेंट आ गया, लेकिन वो आगे कर ही नहीं पाएगा, वो ज्यादा सही है। बहुत समझ है आप में, परफेक्ट, परफेक्ट कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता परफेक्ट जैसा। यार टाइम मैनेजमेंट पर बनाओ प्लीज, मेरा ऑफिस में लेट हो जाता है, 5वीं बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने पिछली बार जवाब दे दिया, मैं भी आपने देख लिया होगा कि अगर 5-5 मिनट की लेट होती है, अपने घर की घड़ी को 5 से 10 मिनट सारी घड़ियों को आगे कर दो, अपने आप आपके हाथ उसी हिसाब से चलते रहेंगे। दी आपका चैनल अवार्ड विनिंग है, इतनी गहराई से सच में कोई नहीं बातें समझाता। दिलवा दो अवार्ड, हम खुश हो जाएंगे। कोई नहीं देता, मैंने देखा है ना, मतलब इतने वाहियात कंटेंट वालों के कई कई लाख, इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे तो मैंने इतना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन इंस्टाग्राम पे कई बार स्क्रॉल करते हैं, जितना ज्यादा जो वाहियात उसके उतने ही ज्यादा फॉलोवर, और मेरे इंस्टाग्राम पे पिछले 1 महीने से 10,991 से 11,007 के बीच में डोल रहा है, वो इधर उधर इधर उधर, कभी 11 के दिखता है, कभी 10.9, कभी 11 के दिखता है, कभी 10.9, और ये नहीं समझ में आता कि मतलब जो इतना, एक ही शब्द है, मतलब वाहियात वाहियात कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऐसे बढ़ रहे हैं मतलब वो फॉलोवर भी, रीच भगवान जाने यार क्या है। तो बात वही है कि अवार्ड अवार्ड छोड़ो, जो 3 साल काम करने के बाद जो एक वो मिलनी चाहिए थी ना, एक पड़ाव पार हो जाना चाहिए था, वो भी बहुत कहना चाहिए आप लोगों की मैं तारीफ करूं कि बहुत कम लोग हैं जिसको चीजें ऐसी समझ में आती हैं कि हाँ एक्चुअल में कुछ यहाँ पे काम की चीज हो रही है, वरना यहाँ से थोड़ा सा जोर ना पड़े, ऐसी ही चीजें देखना लोगों को पसंद है, बस उंगली मारते रहो, आगे बढ़ते रहे, 2 घंटे बीत गए उसके बाद पूछो सीखा क्या, वो कुछ जवाब नहीं देंगे, वो यही कहेंगे हम तो माइंड रिलैक्स करने बैठे थे, बस सिंपल ये होता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है अगर 2 घंटे माइंड रिलैक्स के नाम पे हमने कुछ ऐसा देख के और फिर हमारा माइंड कुछ रिलैक्स नहीं हुआ ना, मेरे को लगता है टाइम और खराब कर दिया। तो भाई जमाना अलग ही है, खैर
नेक्स्ट, हाय दी, मैं वर्किंग हूँ, क्या अपने हस्बैंड से किसी चीज की उम्मीद करना गलत है? लाइक मैं उनसे कुछ भी कह दूं, स्किन केयर या अपनी पर्सनल स्टफ वैसे तो कभी नहीं लाते, पर ये और कह देते तुमको रोज मंगाना होता है तो फील बैड माई सेल्फ। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे कुछ खर्चे खुद करने चाहिए, बट मैं उनके खर्चे, बच्चे की फीस एंड ऑल सब करती हूँ। बस कभी कभी मन होता है ना कि पति से कुछ मंगा लूं, तो उस टाइप से ऑलवेज हर्ट हो ही हूँ, ला देते हैं, पर टोन ऑलवेज वेरी रूड है। तो वो कह रहे हैं ना कि रोज, आपको रोज चाहिए, रोज चाहिए, तो यानी आप कभी कभी नहीं मंगा रहे, जल्दी जल्दी मंगा रहे हो। और दूसरी चीज देखो, हस्बैंड से कुछ चीज मंगा लें वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन तब अच्छा लगता है जब हस्बैंड खुश होकर लाए। अब अगर वो उसे, हस्बैंड को अच्छा ही नहीं लग रहा और वो झक मार के लेके आ रहा है, तो वो चीज ही क्या सुख देगी? तो ये तो जिद सी हो गई। हस्बैंड की बजाय ब्लिंकिट वाले भैया से मंगा लिया करो, ऑर्डर करते ही थैंक यू और बोल के जाएगा और दे के जाएगा। या तो मुद्दा हुआ हमारे पास पैसे नहीं है जी, जब अपने पैसे हैं तो क्यों, या तो हस्बैंड खुश होके लाए थे, मेरे हैं, टचवुड, है ना। अब उनका क्या है, मतलब मैं कभी कहूंगी भी ना कि यार हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मंगवाते ही रहते हैं ना, ऐसी कुछ की अब ये ला देना जी। हमारी व्हाट्सएप चैट होती है ना, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, कभी बच्चे या मैं, ये मैसेज हमारे उनके पास रहते हैं, फिर वो शाम को आते हुए लेके आते हैं। तो मैं कभी कह रही थी ना, इरिटेट हो जाते होंगे ना, रोज ही कुछ ना कुछ सामान खत्म होता रहता है। तो क्या तो मेरा काम क्या है? और घर जाता है आदमी तो घर के लिए सामान ही लेके जाता है, सब लेके जाते हैं, तो मैं अपने परिवार के लिए सामान ही तो ला रहा हूँ। तो वो उनका वो है कि इंजॉय कर रहे हैं वो उस चीज को ना, उनको लगता है कि हाँ, लाइफ इज लाइक दैट, कि मेरे को अपने पत्नी, अपने बच्चों का ख्याल रखना है और पैसे कमाने हैं, अच्छे से परिवार चलाने के लिए, ये ही मोटिव है लाइफ का। तो वो खुश हैं उसमें। जो मेरे चैनल पे है कि घर संभालना बोझ नहीं है यार, ये आपकी, आप क्या हो, ये है ना, एक टीचर हो, एक आप यूट्यूबर हो, आप एक मॉम हो, तो इन तीनों नामों से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो निभा रहे हो, इसीलिए आप वो तीन हो। तो ये सब सोच के अब आपके हस्बैंड को अगर नहीं अच्छा लग रहा, तो आपको भी छोड़ देना चाहिए कि मैं हस्बैंड से कुछ मंगा लूं, कुछ फर्क नहीं है। अगर शैम्पू की बोतल है, उतनी ही झाग तब भी देगी, अगर हस्बैंड ने ला के दी तो भी, या मैं खुद ले आई तो भी, या मेरा ब्लिंकिट वाला पार्टनर आके दे गया कि हाँ जी मैम जी लो, तो भी। तो ये ना थोड़ा सा लाइट सोचने की बात है, इतना ज्यादा सोचो मत उस पे। नेक्स्ट दी, मेरा एमपी टेट का एग्जाम है दिसंबर में, लेकिन स्टडी करते टाइम बहुत नींद आती है, स्टडी टाइम नींद से बचने के लिए कोई रेमेडी बताएं। पानी पियो, देखो अभी भी बोतल रखी है साइड में, पानी की बोतलें मैं पूरी रात में ना 6 खत्म कर देती थी फ्रिज की। सोचोगे 6, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसे 6 रखी हुई रहती थी, पूरी रात पानी पीती रहती थी और उससे नींद नहीं आती। ट्राई करके देखना। दी, मैंने आपसे सवाल पूछा था मेरी भाभी को कैसे हैंडल करना है, आपने बताया था वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं मानती हूँ, इसलिए कभी कुछ बोलती हूँ, लेकिन मेरी माँ को ये सब बर्दाश्त करते हुए देख के भी नहीं सकती। मेरी माँ सत्संग से ज्यादा ध्यान लगाती है और भाभी जो कर रही है वो उसके कर्म, मुझसे जब तक बर्दाश्त होगा तब तक करती रहूंगी, आगे भगवान की मर्जी, ऐसा बोलकर बात को टाल देती है। लेकिन गलत बर्दाश्त करना भी एक गलती है ना। नहीं, आपकी सासू, वो जो मम्मी है वो बिल्कुल सही है, सत्संग में शुक्र है भगवान का कि सत्संग में उन्हें ये अच्छी चीज एक सीख ली उन्होंने, कि भाई जो वो कर रही है वो उसका कर्म है, जो मैं कर रही हूँ उसका कर्म है, जब तक झेला जा रहा है झेल रही हूँ। दूसरे को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना, हम अपने आप को सुधार सकते हैं बस, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम। जब हमें ये समझ में आ जाए तब समझो आधे तो सॉर्टेड हम उस दिन हो गए। हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं बस, ना अपने बच्चों में चेंज ला सकते हैं, ना पति में, किसी में नहीं ला सकते। तो आपकी मम्मी बिल्कुल सही चल रही है, तो आप भी, इतनी समझदार माँ है आपकी, तो आप छोड़ दो उनके हाल पे उन्हें, वो अपने आप हैंडल कर लेंगी। नेक्स्ट, यस दी, मैं भी आपके मंगलसूत्र के बारे में पूछने वाली थी, तभी किसी ने पूछा, आपका जवाब आ गया। आनी वे लग बड़ा क्यूट रहा है। हाँ, जेराकी से लिया था, खैर चलो मैं अब नाम बता देती हूँ, लेकिन इसमें बोल के दिया इन्होंने एंटी टार्निश। अब मैंने पहन रखा है ना, तो मैं 1 महीना पहन लूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एंटी टार्निश निकला या नहीं निकला। फिलहाल अगर किसी को लग रहा है कि एंटी टार्निश ना भी हो, हमें तो डिजाइन और वो अच्छा लग रहा है, लेना हो टैग कर दूंगी, क्योंकि मैंने जब लिया है वो 799 में 2 लिए थे, अभी वो और सेल उन्होंने बढ़ा दी, 799 में अब 3 दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्वालिटी और डिजाइन और फिनिशिंग ठीक हो, एंटी टार्निश ना भी हो, तो हमें चलेगा, हम बार बार उठा धर के पहन लेंगे, ऐसा है तो आप ले लेना। डिजाइन तो खैर अच्छे हैं ही, जो बात है।
नेक्स्ट, हेलो दी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मेरी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। मेरी सासू माँ ने मेड लगा दी, वो झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है। मेरा 1 ईयर का बेबी भी है और सासू माँ चाहती है मैं बाकी घर का काम और ऑफिस का काम भी देख लूं, क्योंकि हमारे फैमिली बिजनेस है। तो मुझे क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए या नहीं? लेकिन वो हेल्प नहीं करना चाहती, वो चाहती है मैं सब संभाल लूं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में मेरे से डबल संभाला था। तो ऐसे में उनकी हेल्प लूं या खुद ही संभालूं सब कुछ? प्लीज रिप्लाई। देखो, कर तो आप लोगी आराम से, लेकिन आप सासू माँ को बहुत जेन्युइनली बात करके कह सकते हो कि मम्मी अभी मुझसे थोड़ा सा आपकी हेल्प लगेगी, मैं धीरे धीरे करने लगूंगी। अभी स्टार्टिंग में आप ले लो, लेकिन टारगेट वही रखो कि जब वो कर सकती हैं, आपके घर में रोल मॉडल है, तो मैं भी कर लूंगी। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरा पैतृक मकान बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी जगह पर है, इसलिए मैंने कभी दूसरा मकान बनाने की नहीं दिमाग में आई, मगर अब मुझे लगता है कि मुझे अपने पैसों से, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कुछ बनवाना चाहिए था। इतने बड़े मकान में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, बच्चे सब बाहर जॉब में हैं। इस वजह से मेरे को बड़ी टेंशन रहती है, हर समय उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। देखो, अगर घर आपके पास पहले से इतना बड़ा है, तो गवर्नमेंट जॉब में हो तो कुछ तो बनाना है, तो कुछ मतलब मकान ही थोड़ी होता है। आप वैसे जमीन ले लो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, आप गोडाउन बना सकते हो किराए पे चलाने के लिए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड के बॉन्ड या 24 कैरेट वाले में। आप कैश में अपना इन्वेस्ट कर लो, स्कीम इस तरीके की, अपना पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि वो बढ़ता भी रहे और वो जाए। तो वो भी तो संपत्ति है, संपत्ति मतलब मकान ही थोड़ी होता है। अगर हमारे पास एक मकान है तो हम क्यों बनाएंगे 6 मकान रहने के लिए, जब हमारे को जरूरत ही नहीं है? तो मत लो मकान, बाकी चीजों में इन्वेस्ट करके कुछ बना लो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे पति जब भी मेरे मायके में कुछ अच्छा होता है घर में हंगामा कर देते हैं। लास्ट ईयर मेरे भाई की जॉब लगी, 2 दिन बाद ही बिना बात के लड़ाई करी, छोटी छोटी बातों के ताने देते हैं। अब मेरे भाई की एंगेजमेंट हुई है, उसके बाद ही बहुत लड़ाई करी, मैं क्या करूं? पहले भी आपने मेरी हेल्प की है, थैंक यू। मुझे लगता है वो आपसे किलसते हैं, आपके हस्बैंड थोड़े से, इसीलिए जब आपके घर में कुछ अच्छा होता है ना, तो एक, कैसे बताऊं, कॉमेडी वाले में वो नहीं आता कि ससुराल वालों ने अपना आइटम हमें भेड़ दिया और इसलिए हम ससुराल वालों से चिढ़ते हैं। इस तरीके के आपने देखी होंगी एक आध रील। तो मे बी वो अपनी शादी से खुश नहीं है, आपके हस्बैंड, इसलिए आपका गुस्सा या जो कुछ भी है वो आपके घर में कुछ भी होता है तो वो। दूसरा, एक और, अभी इस चीज को पकड़ के मत बैठना कि हाँ जी ये तो मुझसे शादी करके खुश नहीं है। मे बी आपके साथ वो ठीक ठाक हैं, आपसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना देना कम हो गया हो। तो कई दामाद जो वो रील चल रही है ना, नाराज दामाद की गाड़ी नहीं मिली, आईफोन नहीं मिला। कुछ लोगों को इसलिए भी गुस्सा रहता है ससुराल वालों पर बहुत ज्यादा, जब उनके हिसाब का लेना देना ससुराल वालों ने शादी में नहीं करा होता, और उसके बाद के साले सालों की शादी में वो करते हैं, है ना? तो मे भी कुछ होगा, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करो, और जब उनका मूड ठीक हो जाता है तब उनके मन की बात जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों, है ना? और दूसरी चीज, अगर यही रीजन निकलता है कि भाई हमें तो कुछ नहीं दिया, आप इतना कर रहे हैं, तो बोलो कि मैं हूं ना, मैं दिए हूं ना, मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ। हम ठीक है, अब नहीं दिया नहीं दिया क्या करें, लेकिन मैं तो हूँ, हम मिलके कर लेंगे कुछ और। इस तरीके से उन्हें वो करो तो उनका एक नाराजगी खत्म हो जाएगी। मतलब मेरे एग्जैक्टली ऐसे लड़ाई वड़ाई वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेरे हस्बैंड एज अ दामाद डिजर्व करते थे वो मेरे घर से भी नहीं उन्हें मिला, वो मान सम्मान। पैसे तो नहीं चाहिए थे, सही बताऊं तो इनको भी कुछ ऐसा कुछ वो नहीं था ये, लेकिन मान सम्मान एक दामाद होने के नाते जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो उनमें एक था कि अब वो ये है कि मैं जाऊंगा, मतलब जाना अवॉइड करते थे, तो मैंने सबसे पहले तो वही कि मैं अभी उन्हें जबरदस्ती ले जाने के उसमें नहीं रही। मुझे समझ में आ रहा था कि भाई मुझे एज अ बहू यहाँ पे काफी अच्छा वो मिल रहा है जो मिलना चाहिए, लेकिन एज अ दामाद जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मेरे घर पे नहीं मिल पा रहा। लेकिन उसके बाद भी यही हुआ कि एंड में कि मैं तो हूँ, तो मैं वहां से जो भी सम्मान लेना देना ये वो जो कुछ भी वो कर पाते हैं अपनी पूरी जान लगा के, मैं करूंगी उसकी भरपाई। मैं हूं ना, तो आज के दिन तक भी उनकी इज्जत में, उनके मान सम्मान में कभी चिल्ला के बोलना नहीं, ये सब चीजें जो है ना एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल जो वो है रिस्पेक्ट, वो, और पैसे जो भी है, मतलब कहीं से भी आदमी को ये ना लगे कि हाँ मैं घाटे में रह गया, किसी को भी, ना पत्नी को ना पति को। हमें अगर लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए तो लगता है कि यार ये तो मिल गया, बाकी अब ससुराल अच्छा मिला ना मिला, तो वो चीज है। हम, तो ये आप भी अपना देखो कि क्यों इतना गुस्सा है, आपके साथ सब कुछ ठीक है ना?
हेलो दी, प्लीज हमारी लव मैरिज है, 7 साल हो गए, इसी बीच में एक बेटी है मेरी 4 साल की एंड हस्बैंड की दादी और मम्मी दोनों एक्सपायर हो गई। मैं डे में वर्किंग हूँ, हस्बैंड नाइट में। बच्चे को हस्बैंड एंड फादर इन लॉ देखते हैं दिन में, बट अब हस्बैंड के बर्ताव बहुत चेंज है। बात बात पे ताने, बात बात पे सुनाना कि तू अपने घर में जाके करियो, यहाँ नहीं। मेरे चक्कर में उनकी मम्मी गई हैं। हमारी बहस हो जाती है बहुत फ्रीक्वेंटली, समझ नहीं आता क्या करूं। बहुत गुस्सा, बहुत रोना आता है, डिवोर्स तक करने का मन करता है। बच्ची के लिए यहाँ हूँ एंड जिंदा तो बस अपने माँ बात और बच्ची के लिए हूँ। क्या करूं, प्लीज हेल्प दी। जो ये इसमें एक बात आई है कि तेरी वजह से मेरी माँ चली गई, ऐसा तो नहीं आपकी लव मैरिज की वजह से टेंशन ले गई हो, वो इस वजह से बीमार होके खत्म हो गई, है ना? तो वो कहीं ना कहीं उस चीज का ब्लेम आपको दे रहे हैं, तो रिश्ते में खिंचाव आ रहा है। आपको बहुत सेंसिटिवली उस चीज को, अपना गुस्सा एक किनारे करके उनको समझ बूझ के सही करना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ता टूट ही जाएगा। डिवोर्स लेना, लग जाना, ये वो बच्ची, ये देखो सबसे आखिर की चीजें होती हैं। लेकिन लव मैरिज की थी यानी कि प्यार है आपस में, तो उस हिसाब से पहले इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं अगर ऐसा है कि आपकी सास आपकी शादी के बाद टेंशन में गई है, तो आपको थोड़ा सा माइल्ड होना पड़ेगा। नेक्स्ट सुनीता जी, हेलो। मेरे ससुर जी जेठानी के घर कभी नहीं जाते, 6 महीने हो गए। पहले तो सैटरडे संडे 4-5 घंटे चले जाते थे, अब बिल्कुल बंद कर दिया। कभी बोलो तो बहाने बनाते हैं, हमारे घूंघट है और बात भी नहीं करते। ससुर जी से 24 घंटे घर पर रहते हैं। हस्बैंड भी कुछ नहीं करते, ज्यादा बोलो तो फाइट हो जाती है। शादी को 20 साल हो गए, सेपरेट हुए 14 साल। जब सास थी तब भी नहीं जाते थे दोनों, सिर्फ 3 मंथ गए थे। मुझे भी थोड़ी स्पेस चाहिए, 2-4 महीने ही चाहे जाओ, पर हर बार बीमारी या कुछ और बहाना बना देते हैं। ऐसा लगता है कि सब जानबूझकर कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे उनको अच्छा लगता होगा, वहां उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। ऐसे ही करते हैं बड़े लोग, अगर उन्हें नहीं जाना होता तो मना ही करते हैं। आपके प्रॉब्लम का इलाज पता है, ये हो सकता है कि किसी तरीके से ये पल्ले वाला हिसाब खत्म हो जाता, आप फ्रीली रह लोगे। काम तो आप कर ही रहे हो, है ना? तो मान के चलो कि भाई ये हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो पल्ले का देख लो, अगर हट जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट सुनीता जी, मैंने 116 एपिसोड में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने तब कहा था आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। और मेरा सवाल ये है कि मेरा पहले एक जगह काम करती थी एज अ टीचर, फिर कुछ रीजन की वजह से मुझे वह जॉब छोड़नी पड़ी। क्या मैं वो जॉब अगर फिर से ऑफर हुई ज्वाइन कर सकती हूँ? फिर से यही काम और डेडिकेशन लाऊं जॉब के लिए, कैसे लाऊं? देखो, डिपेंड करता है कि कुछ बात, वो क्या बात हुई थी, है ना? अगर आपने अपने कहना आत्मसम्मान या किसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से छोड़ी थी, और अगर वो रीजन अब नहीं है तो ज्वाइन कर लो। लेकिन जिस वजह से छोड़ी थी, अगर वो वजह एज इट इज है और आप फिर ज्वाइन करो, तो बहुत संभावना है कि आप दोबारा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। लेकिन सिर्फ ऐसे ही छोड़ दी, कोई हल्का वल्का रीजन था या जो भी रीजन उस टाइम था, अब नहीं है वो, फिर दोबारा ज्वाइन कर लो। रही बात ये कि दोबारा से डेडिकेशन और वो कैसे लाऊं, तो देखो ये कोई एक मंत्र नहीं होता। लेकिन आप जा क्यों रही हो, जब इस कारण को याद करोगी तो मन तो अपने आप लगने लगेगा। और डेडिकेशन का ऐसा है कि जॉब वाले खुद करवा देते हैं डेडिकेशन। जब तक आप डेडिकेट होकर काम करोगे नहीं, काम पूरा ही नहीं होने का जो उन्होंने दिया, वो तो वो अपने आप करवा देंगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे सासू जी और मेरे पति, जो कि मेरी दूसरी सास की तरह हैं, जब भी साथ बैठते हैं तो उनका टॉपिक सिर्फ मेरी बुराई होता है। जब अपना ही पति ऐसा करे तो मर जाने का मन करता है। इतनी सेवा करने के बाद भी कोई सास अपनी बहू से प्यार क्यों नहीं कर पाती? 2 साल हुए पति ने मुझे मारा तो मेरे हाथ की 2 फिंगर टेढ़ी हो गई, लेकिन मैंने अपने मायके में किसी को नहीं बताया। क्या करूं, कुछ बताएं प्लीज। मेरी बुराई पड़ोसी की मेड से भी करते हैं, वो मुझ पर हंसती है। मेरे माँ पापा भी नहीं है, मर जाने का मन करता है, प्लीज बताइए क्या करूं? आपने बर्दाश्त करने की हद कर दी। माँ पापा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम उनके बंधक बन गए, वो जैसे भी रखेंगे हम रहेंगे। वो होते भी माँ पापा तो बुढ़ापे में क्या कर लेते, हमारे ससुराल में आके वो हमें बचा के अपने घर ले जाते, ऐसा तो होता नहीं। तो भैया अपनी रक्षा हमें खुद करनी होती है। इतना गलत जब हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो आगे वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। कोई मार पिटाई आपके साथ कर रहा है, पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? ठीक है, सीधी बात। दूसरी, बुराई करते हैं, बुराई करते हैं। मान लो अगर कोई मेरी जाके ये बुराई करे कि भैया ये तो खाना बनाती नहीं, या ये खाना बहुत बेकार बनाती है, या फिर ये घर में सफाई नहीं रखती, या ये हमें तो कपड़े नहीं निकाल के देती हमारे पहनने वाले, या कुछ भी। वो जिस जिस चीज की बुराई करेंगे ना, मैं तो एग्जैक्टली वो काम करना ही बंद कर दूंगी कि मैं तो करती ही नहीं, कर लो खुद।
लेकिन वो है कि ये थोड़ा सा मजबूती आती है आदमी जब अपने पैरों पर खड़ा होता है। जब दूसरे के पैसों पे हम सरवाइव कर रहे हैं ना, हाउस वाइफ है या कुछ है, तो वो वहीं कहीं ना कहीं कमजोर सी पड़ जाती है औरत। इस चक्कर में नहीं दे पाते ऐसा मुंह तोड़ जवाब। लेकिन एज अ होम मेकर भी आप मुंह से तो ये कह ही सकते हो कि भाई मैं ये करती नहीं तो कौन करता है ये सारे काम। कैसे हो रहे हैं, जादू की छड़ी से हो रहे हैं। इतना तो बोल ही सकते हो। और मार पिटाई करें तो पुलिस में जाओ या ना जाओ, धमकी तो दे ही दो कि एक बार फोन मिलाने की देर है, ले जाएगी पुलिस उठा के, जो पतिनी को मारते हैं अपनी। थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, इतना कुचलो मत अपने आप को उनके पैरों तले। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी फैमिली के सभी लोग ताने देते हैं, हंसते भी हैं, मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं बुटीक खोला है, मैं काम बढ़ाने की सोच रही हूँ, डर लगता है पैसे लगा दूं फिर क्या होगा, घर का खर्चा चला बोलते हैं हस्बैंड। मैं इन काम बढ़ाना चाहती हूँ। काम में भाई देखो, जो काम कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि इस काम में कितने पैसे लगाने से कितना रिस्क है। तो जितना झेल सको रिस्क हमेशा उतना ले लो। सिंपल सा रूल है बिजनेस का। तो अपना देख लो, या फिर ये है कि थोड़े पैसे लगा के थोड़ा बढ़ा दो, सारे जितनी जमा पूंजी है सब मत लगाओ, तो एक सही हिसाब बैठेगा। नेक्स्ट, राधे राधे दी, प्लीज जवाब जरूर देना। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, एक 8 का है, दूसरा 2.5 का है। मैंने 8 तक पढ़ाई की है, घर में परेशानी थी तो मैं नहीं पढ़ पाई, अब करना चाहती हूँ, तो बताएं। भैया आपकी पढ़ाई बहुत बदल गई है, मैं इसमें कुछ खास हेल्प कर नहीं पाऊंगी। आपके 8वीं तक आप पढ़े हुए हो, अभी 9-10 के मुझे तो इस टाइम पे ये भी आइडिया नहीं है कि ये अभी मैं सुन रही हूँ कि फर्स्ट बोर्ड और सेकंड बोर्ड करके भी कुछ हो रहा है। मतलब मैं, क्योंकि मैं उस सेक्शन में ही नहीं हूँ ना, मेरे बच्चे जब पहुंचेंगे दोबारा तब अपडेट होंगी। मेरा दिमाग उतने में ही सिमटा हुआ है, 1st to 5th वाले को जो मैं पढ़ाती हूँ, थोड़ा मुझे उससे कनेक्टेड है, तो 8वीं तक का तो पता है। लेकिन 8वीं के बाद अब 9वीं 10वीं प्राइवेट कौन से टर्म से होगी, क्योंकि अब तो हमारे सरकारी स्कूलों में भी ICSE बोर्ड की किताबें लग दी हैं। तो आप थोड़ा सा, या तो इंटर कॉलेज में किसी में जाके, है ना, वहां के स्टाफ से पूछो कि जी 8वीं तक मैं पढ़ी हुई हूँ, अब मुझे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो मैं कैसे करूँ, वो आपको सही बताएंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा कोई भाई नहीं था जब मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मेरे इन लॉज ने, हस्बैंड ने ड्रामे शुरू कर दिए, मायके ने भेजा नहीं भेजा मुझे, और पेरेंट्स को गालियां दी। ये सब देखकर मेरे पेरेंट्स ने एक लड़का अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद हस्बैंड प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे। मेरे पेरेंट्स देंगे लेकिन उतना नहीं जो अडॉप्शन से पहले मिलता। 9 साल हो गए शादी को, मैं सारे टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी हूँ, वैकेंसी नहीं आई, अब भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। कलेश बहुत रहता है, डर लगता है जिस दिन बंटवारा होगा उस दिन क्या होगा। मरने मारने की बात करते हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, प्लीज बताओ दीदी कुछ। देखो, एक वो होता है ना ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे कहना चाहिए, लेकिन हाँ, ज्यादा सुरता इंसान परेशान ही रहता है। तो जिस चीज के लिए उन्होंने वो करा ना, उन्हें उल्टी पड़ गई ना। वो लड़के के चक्कर में ही ताने वाने देते तो अच्छी खासी जो भी प्रॉपर्टी थी वो इन्हें मिल जाती। अब इन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, साला भी चाहिए, तब ये साला आएगा तो अपना हिस्सा भी लेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को, तो देखो सिंपल सी बात है, उस दिन जो भी होगा, जब बंटवारा होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये था कि भाई है तो हिस्सा तो लेगा, तो आधा मिलेगा, ये उन्हें बीच बीच में अपना जताते रहो, और उससे ज्यादा का ना तो उनका मांगने का मुंह है और ना हक है। लेकिन आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो बढ़िया रहे अपना, अच्छे से, भगवान करे जल्दी से वैकेंसी वगैरह आ जाए तो आपके पैर वैसे मजबूत हो जाएंगे कि चलो प्रॉपर्टी नहीं मिली, मैं कमाने लगी, वही बात पड़ जाएगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैंने लव मैरिज की है, शादी के 8 साल हो गए, बट मेरी सास और नंद ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तीनों नंदे मिलकर मेरी सास को भड़काती रहती हैं, सारे काम करती हूँ, बीच में मेरे हब्बी से लड़ाई भी हो चुकी है, बहुत ज्यादा वाली, डिवोर्स तक पहुंच गया था, बट वो लोग अपनी मनमर्जी करती हैं, क्या करूं मैं, प्लीज रिप्लाई करिएगा। किसी दिन अपनी सास से ही बैठ के बात करना कि भाई मैं काम में कोई कमी छोड़ रही हूँ, कुछ है तो बात है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपके परिवार में एडजस्ट होने की, आपके मन में जगह बनाने की, लेकिन दीदी को मुझसे दिक्कत क्या है, एक आध बार पहले तो दिक्कत ही पूछ लो कि है क्या। वैसा तो कोई इन्हें संतुष्ट कर नहीं सकता, ससुराल वालों को कितना भी कर लो कम ही रह जाएगा। लेकिन अपने और अपने हस्बैंड का रिलेशन जो है वो, मतलब क्या है ना, डोर खींचो लेकिन इतनी नहीं कि टूट जाए, है ना।
अब ये इसी एपिसोड में मुझे लग रहा तीसरा है कि लव मैरिज हुई, यानी कि इतना प्यार था कि शादी तक पहुंच गए, परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ सारे बंधन तोड़ लिए या मर्जी से कर ली, और फिर डिवोर्स भी कटाक से सोचने बैठ गए। यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल। कोई भी ठहराव, कोई भी रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। अब जैसी तो वो तीनों नंदे, अब जब शादी नहीं होती उससे पहले भड़का लेती, तभी भड़का लेती भाई को ढंग से, शादी ही ना करता। अब शादी हो गई, अब भड़का रही है, फिर अलग हो जाओगी कल कल को, फिर क्या ही मिल जाएगा उन्हें, पता ही नहीं क्या, समझ में नहीं आता। भाई भाभी का जोड़ा बिगाड़ के कौन सा दिमाग चलाती है, क्या मिल जाएगा। भाई को सारी जिंदगी अकेला रखना है, या दूसरी भाभी आएगी तो उसके दो हाथ की जगह चार पैर होंगे, क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आता। एक सी तो है सब, जो निभाना है इसी के साथ निभा लो, अगर भाई को पसंद है तो उसी के साथ एडजस्ट कर लो। इतनी सी मोटी सी बात नहीं समझ में आती, बोड़म बुद्धि लगती है मेरे को ऐसी नंदे। दीदी मैंने 2 वीडियो पर कमेंट किए थे अलग अलग, शायद आपने पढ़ा नहीं। मुझे आपकी वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। पहली, हस्बैंड की सैलरी 50,000 है, मैं घर बनवाना चाहती हूँ तो कैसे प्लानिंग कर सकती हूँ। ये जमीन जायदाद के बारे में लड़ाइयाँ होती है, उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। हमारे परिवार में होती रहती है, हमारी जमीन भी बिखरे में पड़ी हुई है, इस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। आजकल लोग मारने पर उतार हो सकते हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कानून व्यवस्था ही इसका सोल्यूशन है। और रही बात 50,000 में कैसे घर बनेगा, 50,000 के हिसाब से ही आप अपना बजट लेके चलोगे कि भाई लगभग 35, 40, 45 लाख तक का मकान आप खरीद सकते हो। और अपनी सैलरी में से 50,000 में से कम 10,000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट करना शुरू करो, जहां पे पैसा आपका बढ़े, खाली बैंक में मत छोड़ो। 40 में अपना कैसे भी करके खर्चा समेटो, जब आपके पास 5-7 लाख का कुछ एक अमाउंट सा हो जाएगा, 5 लाख एटलीस्ट कम से कम, कि भाई डाउन पेमेंट के लायक हो गया, तब आप लोन के लिए, चीजों के लिए फिर ढूंढना शुरू करोगे। धीरे धीरे हो जाएगा, एकदम से तो मकान बनते नहीं, लेकिन हो जाएगा। 10,000 रुपये महीना बचाना शुरू करो। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड घर पे ही ऑनलाइन गेम खेलते हैं, काम भी नहीं करते। फादर इन लॉ 70 साल के हैं, घर का खर्चा भी वही कर रहे हैं। लड़ाई हो जाती है तो अकेले सब करो, फिर बच्चों को भी स्कूल से नहीं लाते, मैं फिर बात करना बंद कर देते हैं। हाँ, बस शौकीन आदमी मिल गए आपको, उसमें सोच रहे हैं बस एक दिन करोड़ रुपए निकल जाएंगे। बहुत चल रहा है, आप यकीन नहीं मानोगे, बैटिंग ऐप के ना मेरे पास लगभग रोज ईमेल आ रहे हैं कि आपको अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट करनी है, और वो बैटिंग ऐप के वो हैं प्रमोशन, कि इस वाली ऐप से पैसे कमा सकते हो। मैं उनसे ये तक नहीं पूछती कि आप मुझे ऑफर क्या करोगे कोलैबोरेशन का, पूछती ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं, नहीं सीधे कि नहीं, मेरे को नहीं करनी ये चीजें, मेरे को नहीं करना प्रमोट बैटिंग ऐप को। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, ये सही में मतलब एक लत लग जाती है, और पता नहीं कैसे बुद्धि इतनी फिर जाती है लोगों की कि उन्हें बड़े होने के बाद भी इस चीज समझ में क्यों नहीं आती। बच्चे करें समझ में आता है, लेकिन एक शादीशुदा आदमी कैसे इसमें घूम जाता है समझ में नहीं आता। खैर, बीइंग अ पत्नी, आपके जो ससुर हैं वो खर्चा कर रहे हैं, आप वहां तक सिक्योर हो, भाई कोशिश ये करो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, आप भी कुछ पैसे कमा लो, आपको जो आता हो वो काम करके, ठीक है। क्योंकि ऐसे आदमी को, अभी जो मैंने कहा था, आप बदल किसी को नहीं सकते, चाहे पति हो या बच्चे हो, आप सिर्फ कह ही सकते हो। अब वो वही है, जब भी छेड़ोगे तो वो डंक मारेगा सांप की तरह, ऐसा आदमी। उसको जब भी सुधारने की कोशिश करोगे, सुधरेगा वो है नहीं। लेकिन जब खुद कमाने लगोगे अपने पैसे, चाहे वो सुधरे ना सुधरे, डंक मारे या खुद आके पूरा सिर मार दे, अपने पैसे सेविंग करो, घर में खर्च करो, इनको उनको देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, आधे नंबर से रह गया। उफ, बहुत दुख हुआ। हेलो सुनीता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर सटीक होता है। मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। मेरे 2 छोटे भाई हैं, 10 साल से मैं राखी भेजती हूँ, पर ना वो मेरे यहाँ आते हैं, ना ज्यादा कुछ मतलब रखते हैं, ना कुछ भेजते हैं। छोटा है, थोड़ा ज्यादा बात करता है। एक बहन भी है, मेरी लव मैरिज है। मैं ये पूछना चाह रही थी, अब मन नहीं होता राखी भेजने का, क्या करूं आप बताओ। बेमन से भेज दो, लेकिन जो चीज शुरू करी है उसे अपने तरफ से खत्म क्यों कर रहे हो। भेजते रहो, जैसे चल रहा है चलता रहे। नेक्स्ट, दी मेरे सास ससुर दोनों की मैंने 6 साल से बहुत सेवा की, खाना उनको हाथों में देती थी, सब काम जो वो कहते थे करती थी। उनको मेरे मैके जाने से प्रॉब्लम होती थी, तब कभी कभार
ही जाती थी। जब मेरा बेबी हुआ तो ससुर ने शराब पीकर घर से निकलने की धमकी दी, क्योंकि वो जानते थे कि कोई हमारी जॉब प्राइवेट है, घर उनका बनाया हुआ है। तब मैंने पहली बार उनसे कहा कि मेरा क्या कोई हक नहीं बनता इस घर पर। इतना सा कहने से ही उन्होंने फिर ऐसे ही उन्होंने सब जगह रिलेटिव्स में भी कह दिया कि ये बहुत खराब है, हमें खाना बनाकर नहीं देती थी, लड़ाई करती है। हस्बैंड भी कभी मेरा सपोर्ट करते हैं और कभी कहते हैं कि मेरे माँ पापा हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, तुम उनको माफ कर दो, भूल जाओ। बट दी उनका झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बार बार 6 साल से झूठ, हर बार झूठ बोलते हैं। मेरी सास भी ऐसी है, मैंने उनको माँ पापा माना बट वो ऐसे निकले। हेल्प करो दी, क्या करूं जिससे खुद कुछ कर सकूं। देखो जी, ये तो एक छन्ने से टूटता ही है सपना कि हम मानते हैं माँ बाप। मैं हमेशा कहती हूँ लड़की सबसे पहली गलती यही करती है, जो यहाँ से हमें सिखा के भेजते हैं ना कि सास को माँ मानना, ससुर को बाप, वही गलती हो जाती है। सास को सास मानो, ससुर को ससुर, और वो मान के सेवा करो। ठीक है, अब आपने सेवा कर दी, खूब कर दी, खड़ा कर दिया बाहर, आपने कह दिया मेरा हक नहीं है, तो पिछली गरीबी भी बेकार। ये प्रोसेस है, सबके साथ होता है। इसीलिए कहती हूँ कि जोश में आके इतना काम कभी मत करो जो बाद में मतलब मिट्टी ही पड़नी है सब पे, ये तो तय है। किसी की 5 साल में पड़ जानी है, किसी की 8 में। अब आपका क्या है भैया, प्राइवेट जॉब है आपके हस्बैंड की, देख लो आपको भी कहीं काम मिल जाए। अपने पैसे जोड़ के अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। जो एक बार बाहर निकाल के खड़ा कर सकता है वो दोबारा भी करेगा। उनके मकान पे, उनके उस पे मान के चलो कि भैया फिलहाल जब तक यहाँ रह रहे हैं इसके किराए के तौर पे हम उनकी सेवा कर रहे हैं, बाकी अपना बना लेंगे। बनाने के बाद सम्मान में अपनी तरफ से कमी करो मत। लोग देख रहे हैं सब, वो कुछ भी गाते रहे कि ये खाना नहीं देती, ये वो, तो भूखे मर रहे हैं क्या, या हवा पानी खा के चल रहे हैं? खाना तो बन भी रहा है, मिल भी रहा है, सबको सब पता है। ठीक है, तो अपनी साइड से अभी तक सही चली हो, आगे भी सही चलो, लेकिन मोहभंग हो गया ये अच्छी बात है। मैम बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो आप। I am 26, मैं 2 साल एक रिलेशनशिप में थी जहाँ कोई भी कास्ट या सरनेम इशू नहीं था, थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, फिर भी रिलेशनशिप चलता रहा। फिर उसने कहीं और शादी कर ली। शादी के बाद भी मुझे मैसेज करता है, मैं उसको छोड़ नहीं पा रही, क्या करूँ? लाइफ 3 साल खराब कर दी है, ना जॉब ना मेंटल हेल्थ, व्हाट शुड आई डू? कैसे समझाऊं खुद को? सबसे पहले तो उसका नंबर ब्लॉक करो। आई बात समझ? तब मैं डांटने के ही अंदाज में कह रही हूँ। और नई जॉब पकड़ो, ठीक है, और उसके जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, कुछ दिमाग में से तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उससे जुड़ी हुई जितनी फिजिकल चीजें हैं, जो जब भी मेट में दिखाया था ना कि फ्लश कर दो, जला दो, वो सच में काम करती है भाई। उसको निकाल के फेंको, जो भी चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं उस लड़के से, उसको बिल्कुल हटा के फेंको। और दोबारा भी ये नहीं कि मुझे याद नहीं करना, मुझे याद नहीं करना, नो। आएगी याद, ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी। एंड जस्ट नई जॉब अपनी पकड़ो और काम करना शुरू करो। बहुत सोच लिया, अब मत सोचो। और दोबारा अगर वो ये है कि कॉल ब्लॉक करने के बाद खुद सामने आके खड़ा हो जाए, तो सीधे कर दे कि भाई शादी कर ली तूने। और वो कहे ना भाई के, हाँ अब तूने शादी कर ली, अब तू मेरे भाई समान है, दफा हो अब यहाँ से, अब ना आइयो यहाँ पे। सीधी बात, बदतमीजी से बोलो, है ना। अब यहाँ पे ये बात नहीं कि हम भाई बहन के रिश्ते पे वो कर रहे हैं कि नहीं, तू वो बंदा ही नहीं है ना जिससे प्यार करा। अब तेरा मेरा कोई मतलब नहीं, जैसे राह चलते हैं इंसान को हम कहते हैं ना भैया जरा हटना, अब तू वैसा है। ये नहीं कि तू मेरा भाई बन गया अब मैं तुझे राखी बांधूंगी, वो नहीं। लेकिन एक राह चलता है इंसान जैसा हो गया तू मुझे, कि जिस पे मुझे गुस्सा भी नहीं करना। इसलिए मैंने बोला कि ये ना कि भाई तू जा यहाँ से, ठीक है। अब ये मुद्दा खत्म कर दो। 3 साल खराब हो गए, वो कुछ भी कहे, कुछ भी वैलिड नहीं है, वो शादी कर चुका। निकलो इस चीज से। नेक्स्ट, हेलो दी, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करेंगी प्लीज? बेड रेस्ट था या आप काम कर पाती थी? शुरू के 3 महीने तो कंप्लीट बेड रेस्ट था, इवन चौकी उठाना भी मना था, जो रोटी बेलने वाली होती है। उसके बाद था कि चलो, फिर मैं उठ गई थी, फिर मैं कर लिया करती थी काम। घर वालों ने सपोर्ट किया बिल्कुल। कुछ कॉम्प्लिकेशन थे स्टार्टिंग में, 3 महीने खूब थे। किस चीज ने आपको हेल्प की टाइम की है, कैसे टाइम स्पेंड किया? मैंने रामचरितमानस पढ़ी पूरी प्रेगनेंसी में 2 बार। मैंने अरुण गोविल जी की रामायण पूरी देख मारी थी। उस टाइम पे स्टार प्लस का पुराना चैनल था स्टार उत्सव, उस पे आती थी शाम को 5 बजे, बाकी रामायण पढ़ती भी थी। एंड बस पूरा ध्यान मेरा अपने बच्चों पे था, उनसे ही बातें करती थी पेट के अंदर ही। और जस्ट ये था कि टाइम कटना है,
खाना खाना है, ये मेरे बच्चे के लिए जरूरी है, दैट्स इट। दी मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं, सपोर्ट तो बिल्कुल करते नहीं, लगभग सभी के ऐसे ही हैं जी। चलो आगे नेक्स्ट। हेलो बहन, लव यू। मेरा सवाल है, मेरा बेटा सीए का कोर्स करेगा, टीचर ने बताया इसके लिए बीकॉम करना जरूरी है। मेरे बेटे को परसेंटेज 65 है 12th में, तो क्या उसकी वजह से एडमिशन नहीं हो रहा? गुड़गांव में पीजी कॉलेज बसाई में है, वहां नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? हम हस्बैंड वाइफ ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, क्या कैसे करें? डिस्टेंस से करना है क्योंकि कोचिंग भी लेनी है। उसकी जिद है, कहता है मैं तो यही करूंगा, प्लीज हेल्प। जब उसकी जिद है तो उसी के जो है वो मैम वगैरह से मैं हमेशा यही कहती हूँ, इस टाइम पे मैं करंट एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा नहीं जुड़ी हुई ड्यू टू माई शेड्यूल, और वो भी 23 साल हो गए ना, सब कुछ बदल गया। और अब मैं खाली मैं इतनी रही नहीं कि मैं जस्ट जनरल नॉलेज के लिए चीजें जमा करती रहूं। तो वो ही बात है कि उसके टीचर से बात करो कि इतने में यहाँ नहीं हो रहा, अगर बाहर कहीं निकलना पड़े तो कौन से कॉलेज में होएगा। होता तो होगा 65% पे, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होएगा, लेकिन वो है कि यहाँ नहीं हो रहा भाई, उनकी सीटें फुल होंगी। तो ये थे एपिसोड 118 के ढेरों सवाल, गिने तो मैंने है नहीं, सिर्फ 2 छोड़े हैं लंबे की वजह से, एक और एक इतनी मिस स्पेलिंग की समझ ही कुछ नहीं आ रहा। स्पेलिंग से भी ज्यादा सेंटेंस आपस में आधी बात कह दी, फिर अगली शुरू हो गई, फिर अगली शुरू हो गई। मैंने उनको लिख भी दिया कि आपके कमेंट में कुछ समझ नहीं आता, और 2-3 बार हो गया ऐसा। मैं बड़ी वो हो जाती हूँ, मैं किसी का जवाब ना दे पाऊँ तो। चलो अब यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आपका कोई कुछ सवाल हो, आपके जानने वाले का किसी का सवाल हो, फील फ्री टू कमेंट, एंड आपसे मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।